हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। एमपी फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी 2026 साइंस की प्रैक्टिस की सेट की क्लास में आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐसे नहीं, जो आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे कि बार बार रिपीट हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, और आगे भी इनके आने की पूरी पूरी संभावना है। उन्हीं टॉपिक के आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मेटल एंड नॉन मेटल, ये आपका टॉपिक फिक्स है, इससे प्रश्न आने ही आने हैं। प्रीवियस में भी इससे प्रश्न आए थे और अभी भी इससे प्रश्न देखने को मिलेंगे। लाइट टॉपिक है, लाइट टॉपिक से प्रश्न आते हैं। साउंड टॉपिक, साउंड से भी प्रश्न आते हैं। प्रकाश से प्रश्न आते हैं। दर्पण आप मान के ही चलिए, दर्पण और लेंस तो अच्छे से कूट के ही जाना है, क्योंकि दर्पण लेंस से 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो आज ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनके से प्रश्न पूछे भी गए हैं और आगे प्रश्न आएंगे भी, उन्हीं प्रश्नों को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। और सिर्फ प्रश्न ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि हमने प्रश्न पढ़ा और आंसर तक पहुंच गया ना, हम प्रश्न भी पढ़ेंगे, उसके आंसर को भी देखेंगे और उससे और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी साथ ही साथ डिस्कस करते चलेंगे। और जो ऑप्शन है उसको तो एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे ही। तो ऐसे करके हम क्या है, उसका थ्योरी वाला पोर्शन भी कवर कर लेंगे और साथ ही प्रश्नों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मैं बताती चल रही हूँ, आप उसको नोट डाउन भी करते चलिएगा। यहाँ पे सिर्फ वही बातें होंगी, मतलब वही चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है, डैश डैश कहलाता है। आघात वर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिक या फिर चमकीलापन यानी लस्टरस का गुण। बताइए धातुओं का कौन सा गुण है जिसके कारण उनको पीट करके एक पतले चादर या सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर पढ़ने से पहले, जानने से पहले आप ये जो टर्म दिए हैं कि तन्यता क्या होती है, ध्वनिक क्या होता है, चमकीलापन क्या होता है, आघात वर्धनीयता क्या होता है, इनके बारे में जान लीजिए। तो देखिए जो धातुएं होती है ना, ये धातुओं के सारे भौतिक अवस्था को बता रहा है। ये भौतिक गुण है धातुओं के। तो धातुओं के भौतिक गुण में क्या क्या, भौतिक अवस्था में जो गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं कि धातुएं कैसी होती हैं, सुचालक होती हैं। कैसी होती हैं? सुचालक, यानी विद्युत और ऊष्मा का चालन करने का काम करती हैं, अच्छी चालक होती हैं। दूसरा गुण क्या है कि धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीय मतलब क्या होता है, किसी भी धातु को अगर हम सीट के रूप में पीट कर सीट या फिर चादर के रूप में बदल सकते हैं तो वही क्या कहलाती है, आघात वर्धनीयता का गुण कहलाता है। और यही इस प्रश्न में पूछा भी गया है। तो ये तो हो गया हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अब तन्यता क्या होता है, डक्टिलिटी। तो किसी भी धातु को खींच करके एक पतले तार में बदल देना, खींचे और खींच के तार में बदल दिए तो उसको क्या बोलते हैं, तन्यता का गुण कहते हैं। जैसे गोल्ड है, 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबे तार को बनाया जा सकता है। सोचिए धातु कितनी ज्यादा तन्य होती हैं कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबे तार को बनाया जा सकता है। धातुएं जो होती हैं, धातुएं कठोर होती हैं। मोस्टली जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं, कुछ अपवाद को छोड़ के। जैसे क्या है, सोडियम पोटेशियम है, इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के ये क्या है, अपवाद है। ये क्या है, अपवाद है। और बाकी मोस्टली धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। धातुओं में सोरोनस गुण पाया जाता है। सोरोनस मतलब क्या है कि जब भी इनको पीटो ना तो इनसे आवाज निकलती है। क्या होती है, इनसे आवाज निकलती है। इसी को ध्वनिक गुण कहा जाता है। और जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें चमक पाया जाता है। अब देखिए अपवाद हर चीज में होता है ना, अपवाद हर चीज में होता है, पर मोस्टली जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं। ठीक है, तो ये सारे धातुओं के भौतिक गुण हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी थ्योरी क्लासेस भी हमने की है, तो आप वहां से जाके अपना थ्योरी वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर, चाक और संगमरमर विभिन्न प्रकार के डैश डैश हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है या फिर कैल्शियम आयन है। बताइए क्या है, बताइए क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। तो चूना पत्थर, चाक और संगमरमर। चूना पत्थर को क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बनते हैं, और चौक और जो मार्बल होते हैं ये एक प्रकार के कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने होते हैं। बस इनकी बनावट के आधार पर ये अलग अलग रूप पे होते हैं, बाकी ये होते क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इबुप्रोफेन या फिर पैरासीटामोल या फिर मॉर्फिन? बताइए, एस्प्रिन जो होती है टैबलेट खाते हैं ना, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्प्रिन यूज भी किसके लिए होती है, साथ ही साथ यहाँ पे बताते चलिएगा। तो बताइए, जो एस्प्रिन होता है इसका रासायनिक नाम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। और जो एस्प्रिन होती है ना, ये किस में यूज होती है? दर्द में यूज होती है। बुखार की अगर कंडीशन है तो बुखार में यूज होगी। सूजन है तो सूजन को कम करने के लिए एस्पिरिन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इबुप्रोफेन क्या होता है? इबुप्रोफेन ये भी एक पेन किलर है। क्या है? ये भी एक पेन किलर है, यानी दर्द निवारक ये भी दवाई है। अगर सर दर्द हो रहा तो सिर दर्द में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही अगर मांसपेशियों में दर्द है, सूजन है, तो मांसपेशियों के दर्द और सूजन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। पैरासीटामोल से तो आप सभी लोग परिचित हैं, ये दर्द बुखार की दवाई है। ठीक है। ये एक सबसे कॉमन दवा है पैरासीटामोल, इसके बारे में तो हर कोई जानता होगा। मॉर्फिन क्या होती है? मॉर्फिन भी दर्द की ही दवाई है, पेन किलर है, लेकिन ये कैसा है? सीवियर पेन किलर है। कैसा है? सीवियर पेन किलर है। ये बहुत हैवी डोज होता है। इसका इस्तेमाल जब एक मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा सर्जरी वगैरह हुई है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक प्रकार की ये सीवियर पेन किलर है। ठीक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। और बाकी ऑप्शन के बारे में भी आपने जान लिया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? कारों में, रियर व्यू मिरर में, बहुरूप दर्शक के निर्माण में, खतरनाक कोनों पर सुरक्षादर्शी के रूप में या फिर फ्लड लाइट्स में? बताइए, अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? तो देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ पे पूछा है, तो बाकी एक ऑप्शन को छोड़ के बाकी किसका उपयोग होगा? उत्तल दर्पण का उपयोग होगा। तो हम यहाँ पे उत्तल दर्पण के भी उपयोग देख लेते हैं। देखिए, जो कारों का रियर व्यू मिरर होता है, यानी जो साइड में कार में या फिर बाइक में, स्कूटी में, जिसमें भी है, जो साइड में मिरर लगा होता है ना, जो पीछे का व्यू दिखाता है, तो वो कैसा दर्पण होता है? वो उत्तल दर्पण होता है। कैसा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। ये क्या करता है? वस्तु को सीधा दिखाता है। सीधा के साथ साथ वस्तु को आभासी दिखाता है। कैसी वस्तु होती है? आभासी वस्तु होती है। और वस्तु छोटा दिखाता है। देखिए, अगर रियर व्यू मिरर बड़ी वस्तु दिखाए तो पीछे एक गाड़ी का हो सकता है आधे पोर्शन कवर हो, लेकिन जो देखिए छोटा सा मिरर लगा रहता है, पर उसमें पीछे स्कूटी खड़ी है, कार खड़ा है, ट्रक खड़ा है, बस खड़ी है, जो भी खड़ी है, सारी चीजें यहाँ पे छोटी छोटी चीजें दिखा देता है, और ये ज्यादा से ज्यादा एरिया को दिखाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो उत्तल दर्पण होता है ना, ये ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करता है। तो इसलिए कारों में जो रियर व्यू मिरर होता है वो कैसा मिरर होता है? ये तो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब आ जाते हैं बहुरूप दर्शक के निर्माण में। तो बहुरूप दर्शक के निर्माण में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। खतरनाक कोनों पर सुरक्षादर्शी के रूप में, या फिर इसको हम अंधे मोड़ भी बोल सकते हैं। बोलते हैं ना कि यहाँ पे अंधा मोड़ है, तो अंधे मोड़ यानी जो ऐसे मोड़ होते हैं जिसमें हम यहाँ से कौन सी गाड़ी आ रही हमको दिखाई नहीं देता है, तो इसको देखने के लिए भी यहाँ पे एक उत्तल दर्पण का उपयोग कर दिया जाता है, जिससे कि इधर से कोई वाहन आ रहा है तो उसका छोटा रूप यहाँ पे दिख जाता है, और इधर से कोई वाहन आ रहा है तो इसका छोटा रूप यहाँ पे दिख जाता है। तो इन सभी में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फ्लड लाइट्स को छोड़ के, जो फ्लड लाइट्स होती है ना, यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब फ्लड लाइट तो ठीक है, और कहाँ कहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहन की जो हेडलाइट होती है ना, हेडलाइट जो कि प्रकाश को फैला के दिखाती है, तो वहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये सारे अवतल दर्पण के उपयोग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो हजामत वाला नाई की दुकान में जो दर्पण लगा होता है ना, वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। लुक देने में, यानी जो मेकअप मिरर होता है वो कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है। ये क्लीन दिखाता है, बड़ा दिखाता है, कोई चीज़ साफ दिखाता है। और जो गले के, नाक के या फिर कान के डॉक्टर होते हैं ना, तो वो भी अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। गला, नाक और कान के जो डॉक्टर होते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? अवतल दर्पण जो होता है ना, चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। तो जैसे दांत के भी डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। तो जैसे दांत में कहीं कीड़े लगे हैं या कान में कुछ है, तो क्या होगा कि डॉक्टर ये छोटा सा दर्पण डालेंगे, लेकिन ये क्या करेगा? छोटी सी चीज को भी बड़ा करके जूम करके दिखाता है, तो जिससे कहाँ पे कीड़े लगे हैं ये हमको पता चल जाता है। ठीक है, तो गला, नाक, कान और दांत के डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
दी गई पर्यावरणीय परिस्थितियों में वह दर जिस पर नए जीव पैदा होते हैं और आबादी में जुड़ते हैं कहलाती हैं जन्म अनुपात, लिंग अनुपात, जन्म दर या फिर घनत्व। बताइए क्या कहलाते हैं। तो देखिए, जन्म अनुपात क्या होता है, किसी आबादी में जन्मों का अनुपात यानी कितने बच्चे जन्म लिए उसको क्या बोलते हैं, जन्म अनुपात बोलते हैं। ये एक रेट, मतलब ये क्या है, एक कंपैरिजन है। क्या है ये, एक प्रकार का तुलना है, ये रेट नहीं है, ठीक है। जन्म दर ये कहलाता है। लिंग अनुपात क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना 1000 पुरुषों में 900 महिला, तो ये क्या कहलाता है, लिंग अनुपात कहलाता है। मेल और फीमेल का जो अनुपात होता है उसको लिंग अनुपात बोलते हैं। जन्म दर क्या होता है, किसी आबादी में कितने नए जीव पैदा हुए, कितने नए जीव पैदा हुए हैं, पैदा होने की जो दर होती है इसको क्या बोलते हैं, जन्म दर बोलते हैं। और यही तो पूछा है कि दी गई पर्यावरणीय परिस्थितियों में वह दर जिस पर नए जीव पैदा होते हैं और आबादी में जुड़ते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं नेटेलिटी या फिर जन्म दर इनको कहा जाता है। डेंसिटी क्या होता है, किसी एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, जीवों की संख्या जो होती है, एक वर्ग किलोमीटर में कितने जीव रह रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, डेंसिटी या फिर घनत्व कहा जाता है। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी परमाणु के केंद्रक के अंदर स्थित होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। देखिए, किसी परमाणु में 3 चीजें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन। 3 चीज़ें होती हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल्स होता है, जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उसमें कोई भी आवेश नहीं होता, कोई भी चार्ज नहीं होता। अब देखिए, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, नाभिक में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, बाहर, कक्ष के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि केंद्रक यानी नाभिक के अंदर क्या होता है, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए गलत होगा, यहाँ पे भी न्यूट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन दिया है, प्रोटॉन तो होता है केंद्रक में पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यहाँ पे न्यूट्रॉन तो होता है केंद्रक में पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न है, नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है, सैट्रिक एसिड के कारण, एसिटिक एसिड के कारण, ऑक्सैलिक एसिड के कारण या फिर फॉर्मिक एसिड के कारण। देखिए, नींबू कैसे फल में आता है, नींबू आता है सिट्रस फल में, किस में आता है, सिट्रस फल में आता है। तो अब नींबू में कौन सा अम्ल प्रेजेंट होगा, तो नींबू में प्रेजेंट होगा सैट्रिक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल भी इसको बोलते हैं। सिट्रिक अम्ल जितने भी सिट्रस फल होते हैं ना, जैसे नींबू है, संतरा है, सभी में कैसा अम्ल प्रेजेंट होता है, कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है, सिट्रिक अम्ल प्रेजेंट होता है। ठीक है। एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड ये विनेगर या फिर सिरके में प्रेजेंट होता है, नींबू में प्रेजेंट नहीं होता। किस में पाया जाता है, सिरके में प्रेजेंट होता है। खट्टा ये भी होता है, एसिड है तो खट्टा होगा, लेकिन प्रेजेंट कहाँ पे होता है, सिरके में, जिसको विनेगर भी कहा जाता है। ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है, तो ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है किस में, पालक में, और पालक के अलावा और भी कुछ सब्जियों में पाया जाता है। ये हल्के खट्टेपन के लिए जिम्मेदार होता है। अब कई सारे लोग बोलेंगे पालक तो खट्टी होती नहीं है, तो हल्का जो खट्टापन होता है ना कुछ सब्जियों में और पालक में, तो उसके लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, तो ऑक्सैलिक एसिड जिम्मेदार होता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटी के डंक में। कहाँ पे पाया जाता है, चींटी के डंक में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिट्रिक एसिड। देखिए, एक चीज और पूछा जाता है, जब चींटी डंक मारती है या चींटी बिच्छू डंक मारते हैं तो जलन और तीखापन जो होता है वो किसके कारण होता है। ऐसे प्रश्न भी पूछा गया है आपके एग्जाम में कि जब चींटी का डंक लगता है या बिच्छू का डंक लगता है तो जो जलन और तीखापन होता है किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, फॉर्मिक एसिड के कारण होता है। तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पक्षियों द्वारा परागण पॉलिनेशन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एनिमोफिली, एंटोमोफिली, ऑटोगैमी या फिर ऑर्निथोफिली। पक्षियों के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए, एनिमोफिली क्या होता है, एनिमोफिली क्या होता है, जब भी हवा के द्वारा परागण होता है या पॉलिनेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं। अब हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता किस में है, तो घास में होता है हवा के द्वारा पॉलिनेशन, और किस में होता है, मक्के में। किस में होता है, घास और मक्के में होता है। एंटोमोफिली क्या होता है, जब इंसेक्ट या फिर कीटों के द्वारा परागण होता है तो उसको एंटोमोफिली बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मधुमक्खी है, मधुमक्खी के द्वारा जो परागण हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एंटोमोफिली बोलेंगे।
ठीक है, या फिर तितली के द्वारा जो परागण हो गया उसको एंटोमोफिली बोलेंगे। तो ऐसे जो कीटों के द्वारा परागण होता है इंसेक्ट के द्वारा उसको एंटोमोफिली बोला जाता है। ऑटोगेमी क्या होते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन को बोला जाता है ऑटोगेमी। क्या बोला जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण जो होता है उसको ऑटोगेमी बोला जाता है। यानी एक ही फूल के अंदर परागण, अगर कोई एक फूल है इसी में मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है और इसी में जो परागण होता है सेम फ्लावर में उसको क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? यही होता है जो पक्षियों के द्वारा परागण होता है ना, यही क्या होता है? और ऑर्निथोफिली कहा जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव प्रबलीकरण से क्या तात्पर्य है? फसलों की पौष्टिकता के संवर्धन का उत्पादन, पौधों में अनचाहे पोषक को प्रतिकार करने की योजना, रोगजनक कीटों से प्रतिरोधी क्षमता विकसित करने की पद्धति, या फिर रोग प्रतिरोधी पौधे विकसित करने की पद्धति। बताइए क्या है जैव प्रबलीकरण? तो जैव प्रबलीकरण जो होता है इसका मतलब होता है कि पोषण या फिर गुणवत्ता, फसलों की जो पोषण और गुणवत्ता बढ़ाने, जैसे उसमें विटामिन बढ़ाया जाए, उसमें आयरन बढ़ाया जाए या फिर उसमें जिंक आदि को बढ़ाया जाए, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है जैव प्रबलीकरण। तो बताइए इस प्रश्न में ये आंसर किससे मैच खा रहा है? जिसमें पौष्टिकता या फिर गुणवत्ता बढ़ रही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में दिया है फसलों की पौष्टिकता के संवर्धन का उत्पादन, यानी फसलों की पौष्टिकता को बढ़ाना। अब दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, क्यों गलत है? पौधे में अनचाहे पोषकों का प्रतिकार करना, यहाँ पे प्रतिकार नहीं करना है, प्रतिकार करना ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, हटाने की रणनीति जैव प्रबलीकरण नहीं कहलाती, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत। और देखिए तीसरा क्या दिया है, ये ऑप्शन एलिमिनेट करना मैं यहाँ पे बता रही कि ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँच सकते हैं। रोगजनक कीटों से प्रतिरोधी क्षमता विकसित करना, इसको क्या बोलते हैं? बताइए क्या ये जैव प्रबलीकरण कहलाएगा? तो ये पेस्ट रेजिस्टेंस कहलाएगा, है ना? जो प्रतिरोधी क्षमता विकसित करते हैं रोगजनक के लिए, तो ये पेस्ट रेजिस्टेंस कहलाएगा, जैव प्रबलीकरण नहीं कहलाएगा। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हैलोजन नहीं है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर टेलेरियम। बताइए इसमें से कौन सा हैलोजन नहीं है? हैलोजन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं? हैलोजन होते हैं। तो फ्लोरीन क्या है? ये एक हैलोजन है जो कि समूह 17 में आता है। क्लोरीन भी हैलोजन है, ये भी समूह 17 में आता है और साथ ही ये पानी को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। ब्रोमीन भी हैलोजन है, ये द्रव अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन है। ब्रोमीन क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। जबकि जो टेलेरियम है ये हैलोजन नहीं है, ये समूह 16 में पाया जाता है और ये चाल्कोजन का तत्व है। किसका है? यहाँ पे लिख देती हूँ, सैलकोजन का तत्व है, ये हैलोजन का तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमैटोग्राफी का अनुप्रयोग नहीं है? एक डाई में रंग, प्राकृतिक रंगों से वर्णक, रक्त से दवाएं, ड्रग्स फॉर्म ब्लड, या फिर नमक में सोडियम और क्लोरीन। बताइए इनमें से कौन सा क्रोमैटोग्राफी का अनुप्रयोग नहीं है या फिर उपयोग नहीं है? तो डाई रंगों को अलग करना एक डाई रंग में, तो ये क्या है? क्रोमैटोग्राफी का एक सामान्य उपयोग है। अलग अलग जो रंग किए जाते हैं, रंगों को क्या करना? रंगों को अलग अलग करना, ये क्या है? क्रोमैटोग्राफी का एक सामान्य उपयोग है। प्राकृतिक रंगों से वर्णक यानी पौधे के जो पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल को अलग करना, ये क्या कहलाता है? क्रोमैटोग्राफी ही कहलाता है। जैसे क्या है, ये एक एग्जाम्पल है, जैसे प्राकृतिक रंगों जैसे प्लांट से क्लोरोफिल को अलग करना, ये क्या कहलाएगा? क्रोमैटोग्राफी कहलाएगा, यानी क्रोमैटोग्राफी का ही उपयोग है। चिकित्सा में जो ब्लड सैंपल से सब्सटेंस अलग किए जाते हैं, ये जो ब्लड सैंपल से जितने भी सब्सटेंस अलग किए जाते हैं, ये सब किसके होते हैं? क्रोमैटोग्राफी के ही उपयोग होते हैं। लेकिन सोडियम और क्लोरीन सॉल्ट, ये जो सोडियम ये क्या होता है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, साधारण जो नमक होता है, ये एक प्रकार का यौगिक होता है। क्या होता है? एक प्रकार का यौगिक होता है, इसको क्रोमैटोग्राफी से अलग नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिलिरुबिन रंग में डैश डैश होता है, पीला, हरा सा, नीला सा या काला सा। जो बिलिरुबिन होता है वो किस रंग का होता है? बेसिकली ये पूछा है। तो जो बिलिरुबिन है ये पीले कलर का एक पिगमेंट होता है, जो कि देखिए बिलिरुबिन के बारे में कुछ चीज़ें याद रखिएगा कि ये बनता किससे है। तो जब भी हीमोग्लोबिन टूटता है ना, तो हीमोग्लोबिन के टूटने से ये बनता है, ठीक है। और दूसरा, ये प्रोसेस कहाँ होता है? जो बिलिरुबिन है ये प्रोसेस कहाँ होता है? तो प्रोसेस होता है लीवर में। कहाँ पे होता है? यकृत में होता
होता है, लेकिन निकलता कहाँ से है? तो जो बिलिरुबिन है ये निकलता है पित्त से या फिर बाइल से निकलता है। ठीक है, तो बनता है हीमोग्लोबिन के टूटने से, प्रोसेस कहाँ पे होता है? लीवर में, और निकलता कहाँ से है? पित्त के साथ बाहर शरीर से निकलता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे पूछा क्या है कि बिलिरुबिन रंग में कैसा होता है? तो कैसा होता है? येलो कलर का होता है। जब भी बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं पीलिया, जिससे शरीर और त्वचा क्या हो जाती हैं? आंखें पीली सी दिखाई देने लगती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती? रेडॉन, जेनॉन, आर्गन या फिर क्रिप्टॉन? कौन सी जो नोबल गैसें हैं वो वायु में नहीं पाई जाती हैं? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? रेडॉन होगा। जो रेडॉन है ना, ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती, ये एक प्रकार की नोबल गैस है, रेडियो एक्टिव नोबल गैस है। ठीक है, क्या है? रेडॉन, जेनॉन, ये सारी क्या है? नोबल गैसेस हैं। जेनॉन भी पाई जाती है लेकिन बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। वहीं पे आर्गन सबसे ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, 0.93% के समथिंग ये पाई जाती है। ठीक है, क्रिप्टॉन भी बहुत ही अल्प मात्रा में मौजूद होती है, लेकिन मौजूद होती है। रेडॉन क्या है? ये नोबल गैस है और ये वायु में नहीं पाई जाती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंधन ग्रेफाइट में कार्बन अणुओं को एक साथ रखता है? आयनिक बंध, हाइड्रोजन बंध, सहसंयोजक बंध या फिर वांडर वाल्स बंध? बताइए कौन सा बंध है जो ग्रेफाइट में कार्बन अणुओं को एक साथ रखने का काम करता है? तो सबसे पहले देखिए, जो आयनिक बंध है, आयनिक बंध क्या होता है? तो जब भी धातु और अधातु आपस में बंध बनाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? आयनिक बंध कहा जाता है। यानी धातु और अधातु के बीच में जो बना बंध होता है वो आयनिक बंध होता है। हाइड्रोजन बंध क्या होता है? यह अणुओं के बीच में बना एक कमजोर आकर्षण बल होता है। जो हाइड्रोजन बंध है ये कैसा होता है? कमजोर आकर्षण बल होता है। ये ग्रेफाइट में नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध क्या होता है? जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में एक मजबूत बंध बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा, कमजोर बंध नहीं होता। जब भी एक कार्बन और कार्बन के बीच में मजबूत बंध बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और इसी से ग्रेफाइट की संरचना का निर्माण होता है। क्या होता है? इसी से ग्रेफाइट जो बनता है, ग्रेफाइट की संरचना जो बनती है वो कोवेलेंट बॉन्ड के माध्यम से ही बनती है। बाकी वांडर्स वाल बंध क्या होता है? यह भी परतों के बीच में या लेयर के बीच में बना एक कमजोर बंध होता है, वीक फोर्स होता है। ठीक है, वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ऊपरी सतह में कई तत्व हैं, लेकिन जो प्रचुर मात्रा में हैं उनमें शामिल है एल्यूमिनियम और आयरन, कॉपर और मैग्नीशियम, कॉपर और सिल्वर, एल्यूमिनियम और कॉपर। तो देखिए, पृथ्वी में जो क्रस्ट में या फिर ऊपरी सतह में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो कौन कौन सा है? एल्यूमिनियम है और आयरन है। तो ये तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। देखिए, मैग्नीशियम तो पाया जाता है, जो मैग्नीशियम है ये तो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन कॉपर नहीं पाया जाता। यहाँ पे सिल्वर तो पाया जाता है, सॉरी, दोनों ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, चाहे आप कॉपर की बात करें चाहे सिल्वर की बात करें। और यहाँ एल्यूमिनियम तो काफ़ी अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन कॉपर नहीं पाया जाएगा, इसलिए क्या हो जाएंगे? ये इनकरेक्ट आंसर होंगे। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम और आयरन पृथ्वी के ऊपरी क्रस्ट पे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और बेसिकली अगर कहा जाए तो एल्यूमिनियम सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है। लोहा भी है, प्रमुख तत्व है, पर एल्यूमिनियम सबसे अधिक पृथ्वी की क्रस्ट पे पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो ये रहे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसको आज हमने पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करके पढ़ा है। ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं ये भी हमने देखा है, कैसे एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये जितनी भी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही है ना, इसकी एक प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई गई है, तो उस प्लेलिस्ट को जरूर जाके आप देखिएगा। वहाँ पे आपके हर एक चीज़ें कवर हो जाएंगी, चाहे वो सिलेबस हो, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा और एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे जो क्लासेस हैं प्लेलिस्ट की, वहाँ पे हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व किया है। पहले हमने थ्योरी पढ़ा है, थ्योरी पढ़ने के बाद हमने एमसीक्यू प्रश्न और प्रीवियस ईयर प्रश्नों को वहाँ पे सॉल्व किया है। तो इससे क्या होगा? आपका सिलेबस भी होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी और साथ ही एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस भी होगी। तो ये प्लेलिस्ट जरूर आप देखिएगा। एक प्लेलिस्ट देख लेंगे ना तो आपको दोबारा इस एग्जाम के लिए आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा सिलेबस और प्रश्नों की कवरेज यहीं इसी प्लेलिस्ट से, इन्हीं क्लासेस से हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। अगर आपको टॉपिक वाइज कोई चीजें पढ़नी है, कोई सा टॉपिक आपको लगता है कि आपका कमजोर है, ये टॉपिक से हमको प्रश्न भी सॉल्व करने हैं और इसकी थ्योरी भी पढ़नी है, तो आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिएगा, तो उससे मैं उस टॉपिक के प्रश्न और थ्योरी क्लासेस भी ला दूंगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पे। अगर आप चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा। धन्यवाद।